आज की कहानी का शीर्षक है सर डेविड ब्रूस्टर। डेविड ब्रूस्टर का जन्म 11 दिसंबर 1781 को ज़ेडबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम जेम्स ब्रूस्टर था, जो स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। उनकी माता का नाम मार्गरेट की था। बचपन से ही डेविड अत्यंत जिज्ञासु थे। वे हर वस्तु को ध्यान से देखते और यह जानने का प्रयास करते कि वह कैसे काम करती है। उन्हें विशेष रूप से कांच, दर्पण, पानी में बनने वाले प्रतिबिंब और इंद्रधनुष जैसे प्राकृतिक दृश्यों में बहुत रुचि थी। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। डेविड ब्रूस्टर ने प्रारंभिक शिक्षा ज़ेडबर्ग ग्रामर स्कूल से प्राप्त की। सिर्फ 12 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में प्रवेश लिया। उस समय इतनी कम आयु में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना असाधारण बात थी। उन्होंने वहां गणित, प्राकृतिक दर्शन, प्रकाशिकी, खगोल विज्ञान, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। प्रारंभ में उनका उद्देश्य पादरी बनना था, लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि विज्ञान की ओर इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना पूरा जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्पित कर दिया। विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय ब्रूस्टर ने प्रकाश के गुणों पर अनेक प्रयोग किए। वे ये जानना चाहते थे कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है, कांच से गुजरने पर प्रकाश क्यों मुड़ जाता है, कुछ सतहों से परावर्तित प्रकाश ध्रुवीकृत क्यों हो जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल मिनरल्स, क्रिस्टल्स विषयों पर कार्य किया। उनके शोध ने आधुनिक प्रकाशिकी की नींव को मजबूत किया। ब्रूस्टर का नियम, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज है। उन्होंने पाया कि यदि प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर एक विशेष कोण से गिरता है तो परावर्तित प्रकाश कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है। इस कोण को आज ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। मैथमेटिकली tan थीटा b इक्वल्स n2/n1, जहां थीटा b इक्वल्स ब्रूस्टर कोण, n1 इक्वल्स प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, n2 इक्वल्स द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। आज इसका उपयोग पोलराइज्ड सनग्लासेस, कैमरा फिल्टर्स, लेजर्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। ब्रूस्टर ने सिद्ध किया कि प्रकाश केवल तरंग नहीं बल्कि विशेष दिशा में कंपन भी कर सकता है। उन्होंने विभिन्न क्रिस्टलों पर प्रयोग करके ये बताया कि प्रकाश की दिशा बदल सकती है, प्रकाश ध्रुवीकृत हो सकता है, क्रिस्टल प्रकाश के व्यवहार को बदल सकते हैं। उन्होंने कैल्साइट जैसे क्रिस्टलों पर अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि एक किरण 2 किरणों में विभाजित हो जाती है। इस अध्ययन ने आगे चलकर क्रिस्टल ऑप्टिक्स के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1816 में ब्रूस्टर ने एक अद्भुत यंत्र बनाया, कलाइडोस्कोप। ये 3 दर्पणों तथा रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बना उपकरण था। जब इसे घुमाया जाता है तो सुंदर सिमेट्रिकल आकृतियां दिखाई देती हैं। 1817 में इसका पेटेंट कराया गया। कुछ ही महीनों में लाखों कैलाइडोस्कोप बिक गए। यह उस समय का सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक खिलौना बन गया। आज भी इसका उपयोग बच्चों की शिक्षा, कला, डिजाइन, वस्त्र उद्योग, वास्तुकला में किया जाता है। ब्रूस्टर ने अनेक खनिजों का अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न क्रिस्टलों में रंग, प्रकाश, ध्रुवीकरण, अपवर्तन का अध्ययन किया। उन्होंने लगभग 300 से अधिक खनिजों का परीक्षण किया। उन्होंने लगभग 300 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए। उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। उनकी प्रमुख पुस्तकें थीं ए ट्रीटिस ऑन ऑप्टिक्स, लेटर्स ऑन नेचुरल मैजिक, लाइफ ऑफ सर आइजैक न्यूटन, मोर वर्ल्ड्स देन वन। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका एडिनबरा एनसाइक्लोपीडिया तथा अन्य वैज्ञानिक प्रकाशनों का संपादन किया। ब्रूस्टर लंबे समय तक रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबरा से जुड़े रहे और बाद में उसके अध्यक्ष भी बने। उन्होंने स्कॉटलैंड में वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा दी। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट एंड्रूज के प्रिंसिपल बने। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के प्रिंसिपल भी रहे। उनकी महान उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए। 1815 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। 1815 में कॉपली मेडल मिला। 1818 में रॉयल सोसाइटी का रमफर्ड मेडल मिला। 1831 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा नाइट की उपाधि मिली। इसके बाद वे सर डेविड ब्रूस्टर कहलाए। डेविड ब्रूस्टर का विवाह जूलियट मैकफिसन से हुआ। उनके कई बच्चे हुए।
परिवार के साथ रहते हुए भी उन्होंने अपना अधिकांश समय वैज्ञानिक अनुसंधान और लेखन को समर्पित किया। जीवन के अंतिम वर्षों में भी वे विज्ञान पर लिखते और शोध करते रहे। उन्होंने लगभग 80 वर्ष की आयु तक सक्रिय रूप से कार्य किया। उनका निधन 10 फरवरी 1868 को मेलरोज, स्कॉटलैंड में 86 वर्ष की आयु में हुआ।